नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजय कुमार रोयल फिर से आपका स्वागत करता हूं इन स्पेशल ए क्लासेस में। आज ये क्लास जो है वो हम पढ़ेंगे क्लास 10th जो है उसके संदर्भ में। 10th क्लास में साइंस का जो 6th चैप्टर है उसको हम यहाँ पर शुरू करेंगे। जो एक नया चैप्टर है उसकी शुरुआत करेंगे जो है केमिकल रिएक्शंस और कैटलिस्ट से रिलेटेड। अब यहाँ पर केमिकल रिएक्शन वगैरह क्या होते हैं उसके लिए आपने 9th क्लास में जो कुछ बातें पढ़ी हुई हैं पहले उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी जो है वो देते हैं। अब हमें अपने नॉर्मल डेली लाइफ जो उसमें कई सारे सब्सटेंसेस वगैरह जो हम वो हम यूज़ में लेते हैं। जैसे हम पीने के लिए पानी पीते हैं या सब्जी वगैरह में डालने के लिए नमक काम में लेते हैं, या जैसे ये बोर्ड है, सीमेंट है, लकड़ी है, लोहा है, कई सारी चीज़ें। या हम सांस ले रहे हैं तो उसमें ऑक्सीजन हम ले रहे हैं और जो ब्लड में मिल रही है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। ये अलग अलग तरह के पदार्थ हैं। इन पदार्थों के कुछ गुण होते हैं जिनको हम भौतिक और रासायनिक गुण कहते हैं। दो तरह के गुण इनमें पाए जाते हैं। जैसे यदि हम बात करें इस चौक की, ये चौक जो है ये एक पदार्थ हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट है ये इसका रासायनिक सूत्र। तो ये जो पदार्थ है इसके हम गुणों की बात करें तो ये चौक जो है वो एक लंबी छड़ जैसी संरचना है। तो आकृति इसकी आकृति इसका भौतिक गुण है। इसकी अवस्था कौन सी है? ये ठोस है। पीने का पानी द्रव अवस्था में आता है वो भी उसके भौतिक गुण है। इसका रंग सफ़ेद है। इसमें गंध, ये गंधहीन है तो वो भी इसका एक गुण ही हो गया। तो इस तरह से यदि हम देखें तो पदार्थों के गुण होते हैं भौतिक गुण। दूसरे गुण होते हैं रासायनिक गुण। इसका रासायनिक संगठन कैसा है? तो इसका जो एक अणु है वो एक कैल्शियम, एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन से मिलकर बना है। इसका अणुसूत्र कैल्शियम कार्बोनेट है। ये इसका एक रासायनिक गुण हो गया। तो किसी पदार्थ का रासायनिक संगठन और उसमें पाए जाने वाले रासायनिक बंध ये सहसंयोजी प्रकार का है। ये इसके रासायनिक गुण हैं। अब ये पदार्थ जो है वो कभी भी स्थायी नहीं रहते हैं। विभिन्न प्रकार के पदार्थ जो हैं वो अस्थायी होते हैं, उनमें बदलाव या परिवर्तन आते रहते हैं। तो इस आधार पर यदि हम देखें तो रासायनिक अभिक्रियाओं वगैरह के बारे में पढ़ें तो सबसे पहले हमें जो चेंजेज, जो बदलाव आते हैं पदार्थों में उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब इस बेसिस पर यदि हम देखें तो चेंजेज जो सब्सटेंसेस में हमें मिलते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन जो है वो है फिजिकल चेंज या फिजिकल चेंजेस। अब फिजिकल चेंजेस की जो प्रॉपर्टी है या गुण है वो क्या होगी? सबसे पहले चीज इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं उनमें चेंज आता है। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है तो उसे हम फिजिकल चेंजेस कहेंगे। द चेंजेस इन विच द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सबस्टेंसेस चेंजेस कॉल्ड या नोन एज फिजिकल चेंजेस, लाइक स्टेट, कलर और ओडोर या स्मेल। इनमें कोई चेंज आता है तो उसको हमें फिजिकल चेंजेस कहेंगे। जैसे इसका एक एग्जांपल जो है उसकी हम बात करें, जैसे वाटर H2O नॉर्मली हम देखें तो हमें लिक्विड स्टेट में मिलता है, लेकिन जब हम इसको कोल्ड ठंडा करते हैं तो ठंडा करने पर ये फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे जाने पर ये आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो आइस में कन्वर्ट ये हो गया जो शो करती है इसके सॉलिड स्टेट को। तो इसमें स्टेट जो है वो चेंज हो गई तो ये एक फिजिकल चेंज है। या फिर जो लिक्विड वाटर आता है उसको जब हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं तो वो वेपर कंडीशन में आ जाता है जो उसकी गैसीय स्टेट को दर्शाता है। ये भी एक फिजिकल चेंज है। इस फिजिकल चेंज की दूसरी जो खासियत या दूसरी जो प्रॉपर्टी है फिजिकल चेंज की वो क्या होगी? इस तरह के जो चेंजेज हैं वो अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल का मतलब अस्थायी प्रकार के होते हैं। जैसे हमने पानी को ठंडा करके बर्फ बना दी तो यूं नहीं है कि वो बर्फ ही रहेगा, गर्म करने पर वो वापस लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। इसलिए कैसे हुए? अनस्टेबल हुए। और इसके कारण से तीसरी प्रॉपर्टी भी ये भी कह सकते हैं कि इसमें इनिशियल सबस्टेंस जो था वो हमें पुनः प्राप्त हो जाता है, रीऑब्टेन हो जाता है, तो उसे हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं। ये भी इसकी एक खासियत है। और चौथा गुण है इसका यदि हम देखें तो इसमें हमें न्यू सबस्टेंसेस, कोई भी नया जो पदार्थ है वो अकर नहीं होता, प्राप्त नहीं होता। तो न्यू सबस्टेंसेस आर नॉट अकर इन दीज चेंजेस। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। नॉर्मल सा है। फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे उसका स्टेट, कलर, स्मेल चेंज होते हैं, ये अनस्टेबल होते हैं। इनिशियल सबस्टेंसेस को इसमें रीऑब्टेन कर सकते हैं उसी कंडीशन में, और नए सबस्टेंसेस जो हैं वो इसमें नहीं बनते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लिक्विड स्टेट में जो पानी हम पीते हैं वो भी कैसा होता है? H2O।
आइस है तो भी वो क्या है H2O, और वेपर है तो भी वो क्या है H2O, उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ, यानी वो सबस्टांस वही है। दूसरे प्रकार के जो चेंजेज आते हैं वो होते हैं केमिकल चेंजेज। अब हम केमिकल चेंजेज की बात करें तो केमिकल चेंज जो है वो क्या होंगे या उसकी प्रॉपर्टी क्या होंगी, तो केमिकल चेंजेस की प्रॉपर्टीज में यदि हम देखें तो सीधा सा है, इनसे जस्ट उलट, इसमें केमिकल इस प्रकार के जो चेंज होते हैं उनमें केमिकल प्रॉपर्टीज या फिर कह सकते हैं केमिकल कंपोजिशन जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे वाटर जो है इसका जब हमें इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, क्या होता है इलेक्ट्रोलाइसिस, एक विशेष प्रकार की केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज है। जब हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो H2O जो है वो H2 और O2 गैसेज में चेंज हो जाता है। अब इसमें यदि हम देखें तो इसकी जो केमिकल कंपोजिशन था H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन आपस में जुड़े हुए थे, जबकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन वाले अलग अलग पदार्थ बन गए। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी और केमिकल कंपोजिशन जो है वो इसमें चेंज हो गया, इसलिए इसको हम कहेंगे केमिकल चेंज। ये कैसे होते हैं स्टेबल, स्टेबल कैसे कि इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो बने हैं वो इसी कंडीशन में रहेंगे, वापस हमें वो चीज़ फिर से प्राप्त नहीं होगी। तो एक बार ये बन गए तो बन गए, फिर इनको, या जैसे एक और एग्जांपल देखें, जैसे कार्बन होता है, कोयला, इसको जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बन जाती है, वो स्टेबल है। तो ये चेंजेस स्टेबल हैं। इसी बेसिस पर तीसरी प्रॉपर्टी भी हम कह सकते हैं कि इसमें इनिशियल सबस्टांस जो है वो फिर से हमें रीऑब्टेन नहीं होता, यानी कार्बन जल गया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, तो यूं नहीं है कि कार्बन यानी कोयला फिर से हमें उसी रूप में मिल जाएगा, या H2O का हाइड्रोलाइसिस हो गया तो हमें H2O वापस जो है वो रीऑब्टेन नहीं होता। और फोर्थ प्रॉपर्टी, इसमें न्यू सबस्टांस जो है वो बनते हैं। अब सीधा सा एक केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गया, इसका केमिकल कंपोजिशन ये था, ये एक नया पदार्थ था, नया अलग सबस्टांस था, ये एक अलग सबस्टांस है, ये एक अलग सबस्टांस है, तो इसमें ये ओल्ड सबस्टांस जो है वो कन्वर्ट हो गया किसमें, न्यू सबस्टांसेस में। एग्जांपल देखें तो कंबंशन ऑफ कोल, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ H2O, ये जो हैं वो इसके एग्जांपल हो गए। अब यहाँ पर हम ये चेंजेस वगैरह जो हैं वो हमने पढ़े हैं इसलिए ताकि हम केमिकल रिएक्शन जो है उनको हम समझ सकें। अब बात आती है केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन हम किसे कहेंगे, तो सीधा सा है, केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस आर नोन एज केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंजेस को ही हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। कंबंशन ऑफ कोल वो एक केमिकल रिएक्शन है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ H2O वो भी क्या है, एक केमिकल चेंज यानी केमिकल रिएक्शन ही है। अब यहाँ पर ये केमिकल रिएक्शंस वगैरह जो है वो क्या होती हैं, कितने टाइप वगैरह की होती हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक चीज जो है वो पढ़ेंगे, वो है केमिकल इक्वेशंस। अब केमिकल इक्वेशन जो है वो हम किसे कहेंगे, केमिकल इक्वेशन जो है वो है केमिकल रिएक्शन को शो करने का शॉर्ट फॉर्म। केमिकल रिएक्शन को यदि हम शॉर्ट फॉर्म में शो करें तो वो हमें शो कर सकते हैं किससे, केमिकल इक्वेशन से। तो केमिकल इक्वेशन को, केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में लिखना ही केमिकल इक्वेशन जो है वो कहलाता है। अब ये केमिकल इक्वेशन जो है वो, उससे हमें क्या जानकारियां प्राप्त होती हैं या कैसे लिखते हैं केमिकल इक्वेशन को, उसकी हम बात करें। तो केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए पहले केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं उनको लिखना पड़ता है। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है उसको देखें। जैसे एक केमिकल रिएक्शन है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है ये दोनों गैसें हैं, ये आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में क्रिया कर लेते हैं और क्रिया करके एक गैस बनाती हैं जिसको हम कहते हैं अमोनिया गैस, NH3। ये एक केमिकल रिएक्शन हुई। अब नॉर्मली देखें तो इसको हम लाइन के रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे, नाइट्रोजन एडेड विद हाइड्रोजन एंड प्रोड्यूस द अमोनिया गैस। तो एक पूरी लाइन में लिखना पड़ेगा। शॉर्ट में लिखना है तो नाइट्रोजन का सिंबल लिख दिया या नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख दिया, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख दिया, एडेड विद इसके लिए सिंबल लिख दिया प्लस, एंड चेंजेज इनटू इसके लिए लिख दिया तीर का निशान और अमोनिया, ये लिख दिया। तो ये जो है वो केमिकल इक्वेशन हो गई। तो इस केमिकल इक्वेशन में हम ये कह सकते हैं कि व्हेन द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट या reactant and product are shown by their molecular formulas and symbols,
दैट नोन एज केमिकल इक्वेशन, उसे हम केमिकल इक्वेशन कहेंगे। तो इसके लिए लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो उसमें कैसे लिखा जाएगा, सबसे पहले लिखा जाता है वे सब्सटेंस जिनमें केमिकल चेंज आता है, यानी उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट। इसमें ये रिएक्शन आपस में कर रहे हैं, इनको रिएक्टेंट कहेंगे। तो सबसे पहले रिएक्टेंट लिखे जाते हैं, उसके बाद में एरो का सिंबल लिखा जाता है, और उसके बाद में लिखा जाता है प्रोडक्ट को, यानी प्रोडक्ट के LHS में जो होते हैं वो रिएक्टेंट होते हैं, और RHS में जो होते हैं वो प्रोडक्ट होते हैं। उसके बाद में दूसरा जो है वो लिखते हैं हम रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो है उनकी संख्या। यदि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो है वो एक या एक से दो या दो से ज्यादा है, एक है तो हमने सीधा सीधा ये लिख दिया कि प्रोडक्ट यहाँ पर एक है, लेकिन रिएक्टेंट दो हैं तो अब इस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है ये दो हैं, तो इनके बीच में कोमा लगाएं, ये लगाएं, क्या निशान लगाएं, तो इक्वेशन में सीधा सा लिखा जाता है प्लस का निशान। तो यदि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट 2 और मोर देन 2 है तो उनके बीच में प्लस का निशान जो है वो लगाकर लिखा जाता है। इसके बाद में उनके मॉलिक्यूल्स जो हैं, मॉलिक्यूल्स नंबर जो हैं उनको भी शो किया जाता है कितने हैं। जैसे ये इक्वेशन जो है वो पूरी तरह से सही नहीं है, इसमें सही इक्वेशन इस तरह से लिखी हुई मिलती है। इसमें नाइट्रोजन का 1 मॉलिक्यूल एडेड विद 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड फॉर्म्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ ए अमोनिया। तो मॉलिक्यूलर नंबर जो है उसकी हमें जानकारी इससे प्राप्त हो जाती है। उसके बाद में इनकी जो फिजिकल स्टेट होती है वो भी हमें केमिकल इक्वेशन से पता चलती है। फिजिकल स्टेट जो वो 3 टाइप की होती हैं, या तो सॉलिड, या फिर लिक्विड, या फिर गैस। सॉलिड के लिए स्मॉल s, लिक्विड के लिए स्मॉल l, और गैसियस के लिए स्मॉल g जो है वो हम राइट करते हैं या डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पर ये तीनों ही, नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, अमोनिया जो है वो गैस है। या एक दूसरी देखें, दूसरी इक्वेशन जो है उसकी हम बात करें, जैसे NaCl नमक का जलीय विलयन, ये बनाता है सोडियम और क्लोरीन गैस। ये गैस ये जो है वो सॉलिड स्टेट में है। तो शॉर्ट में ब्रैकेट में जो है वो स्मॉल लेटर में S, L या G लिखते हैं स्टेट को शो करने के लिए। इसके अलावा एक और अलग स्टेट मिलती है जिसको हम शो करते हैं एक्वस से, AQ के रूप में लिखते हैं। ये एक्वस सॉल्यूशन को शो करता है। एक्वस सॉल्यूशन क्या होगा, जैसे नमक है, नमक यदि हम देखें तो नॉर्मली मिलता है सॉलिड स्टेट में, लेकिन रिएक्शन करवाते हैं तो ये रिएक्शन इसकी सॉलिड स्टेट में नहीं होगी, पहले इसको पानी में डिजोल्व करना होगा। वाटर में जब इसको हम डिजोल्व करते हैं तो नमक हमें दिखना बंद हो जाता है। अब वो नमक गया कहाँ पर है, क्या वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो आंसर होगा नहीं, वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुआ, स्टेट उसकी वही है, बस वो वाटर मॉलिक्यूल के बीच बीच में समा गया इसलिए दिखना बंद हो गया। वो उसका एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है और इसको हम शो करेंगे AQ से। तो ये फिजिकल स्टेट को शो करें। इसके बाद में एक केमिकल इक्वेशन जो है उससे हमें पता चलता है कि जो हीट या फिर जो ऊष्मा होती है वो कितनी होगी। हीट के बेसिस पर देखें तो केमिकल रिएक्शन 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक होती हैं एक्सोथर्मिक और एक होती हैं एंडोथर्मिक। उनकी जानकारी जो है वो भी हमें इससे मिल जाती है। जैसे इसी रिएक्शन में हम देखें तो इसमें हीट जो है वो बाहर निकलती है, तो ऐसी कंडीशन में यदि देखा जाए तो ये एक एक्सोथर्मिक है। तो जो हीट को रिलीज करती हैं वो तो होती हैं एक्सोथर्मिक, और जो हीट को एब्जॉर्ब करती हैं वो होती हैं एंडोथर्मिक। ऐसी कंडीशन में कैसे लिखेंगे, उस केमिकल इक्वेशन में प्रोडक्ट के साथ में प्लस का निशान लगाकर लिख दिया जाता है हीट, तो वो है एक्सोथर्मिक, क्योंकि प्रोडक्ट के साथ में हमें ये हीट भी प्रोड्यूस हो रही है। और यदि माइनस लगाकर लिखा जाता है हीट वैल्यू तो इसका मतलब वो एंडोथर्मिक है, क्योंकि हीट जो है वो इसमें एब्जॉर्ब हो रही है। तो हीट को भी इसमें हम शो कर सकते हैं। इसके अलावा 5th वन, इसके लिए जो नेसेसरी कंडीशन होते हैं उनकी जानकारी भी हमें जो है वो इससे मिलती है। जैसे यही रिएक्शन करवाते हैं, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन हाइड्रोजन यूं अपने आप ही होते हैं लेकिन वो रिएक्शन नहीं करती हैं, क्योंकि ये 773 केल्विन और 200 एटमॉस्फेरिक यूनिट जो प्रेशर होता है उसी पर ये रिएक्शन होती है, जो केवल लैब में ही करवाई जा सकती है या कारखानों वगैरह में ही करवाई जा सकती है। और साथ में इसमें आयरन चूर्ण जो है उसकी भी जरूरत पड़ती है, जो एक कैटलिस्ट का काम करता है। ये भी एक नेसेसरी कंडीशन है। तो एक केमिकल रिएक्शन के लिए नेसेसरी कंडीशन जो है वो भी हमें केमिकल इक्वेशन से पता चलता है।
अब जैसे एक आपको PDF फाइल जो अवेलेबल करवाई है, आज नोट्स के रूप में भेजा है, उसमें जैसे ये एक एग्जांपल दिया हुआ है कि इस एग्जांपल से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन ऑब्टेन होती हैं। तो वी ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन अबाउट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, व्हाट आर द रिएक्टेंट एंड व्हाट आर द प्रोडक्ट्स। In this reaction, nitrogen and hydrogen are reactant, NH3 is an product. Molecular number 1 mole of या 1 atom of a nitrogen, sorry 1 molecule of nitrogen react with a 3 molecule of hydrogen and produce 2 molecule of a ammonia. ये physical state in this reaction, nitrogen, hydrogen and ammonia are in a gaseous state. In this reaction, NaCl in aqueous solution state, Na in solid state, chlorine in gaseous state. ये heat, this reaction is an example of an exothermic reaction in which 10.5 kilocalorie per mole energy या heat is obtained. ये और necessary condition for this reaction 773 Kelvin and 200 atmospheric pressure is necessary, and also Fe catalyst is also necessary for this reaction. ये इससे हमें जो इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है वो हो गई। अब इसके बाद में एक और चीज जो केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड आती है उसके बारे में हम और एक चीज पढ़ते हैं, वो है एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड जो है वो है या नहीं, या बैलेंस जो है वो उसको किया कैसे जाए नहीं है, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब एक केमिकल इक्वेशन जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। एक बार तो एक एग्जांपल लिख देते हैं। तो यहां पर आपके सामने ये दो एग्जांपल जो हम वो लिखे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है। अब यहां पर ये जो है वो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, कारण इसमें देखें, इसमें कैल्शियम जो है वो रिएक्टेंट है, इस ओर क्या है रिएक्टेंट, और इस ओर क्या है प्रोडक्ट। तो पहले हमें रिएक्टेंट की ओर देखें तो रिएक्टेंट में कैल्शियम कितना है 1, कार्बन कितना है 1, ऑक्सीजन कितने 3। इसमें कैल्शियम 1, कार्बन भी 1 और ऑक्सीजन जो है वो कितने हैं 1 और 2 3, टोटल प्रोडक्ट में 3 हो गए। ये क्या है एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब इसी चीज को हम इसमें देखें तो इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये तो है रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट में भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ही है। नाइट्रोजन कितने हैं 2, यहाँ नाइट्रोजन है 1, हाइड्रोजन है 2, हाइड्रोजन यहाँ है 3। तो ना तो ये बराबर है ना ये बराबर है, इक्वल नहीं है। नंबर ऑफ एटम्स आर नॉट इक्वल इन एन केमिकल इक्वेशन दैट इज नोन एज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा बैलेंस करना पड़ेगा, तभी ये सही होगा। अब पहली चीज एक क्वेश्चन जो आपको नोट करके दिया हुआ भी है वह है ये कि केमिकल इक्वेशन यदि बैलेंस नहीं है तो उसे बैलेंस करना जरूरी क्यों है, एसेंशियल क्यों होता है। उसका कारण है एक बेसिक लॉ साइंस का जो है लॉ ऑफ ए मास कंजर्वेशन। मास कंजर्वेशन लॉ जो है ये लॉ ये है कहता है कि एक केमिकल रिएक्शन में पुराने तरह के पदार्थ नए तरह के पदार्थ बना देते हैं, यानी सबस्टांसेस जो है उनके फिजिकल केमिकल कंपोजिशन वगैरह जो वो चेंज हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उनका जो टोटल मास है वो कंजर्व रहता है, यानी टोटल मास ऑफ ए रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ ए प्रोडक्ट्स, दैट इज एसेंशियल। तो वो समीकरण या इक्वेशन जो है वो इस नियम का पालन करेगा। अब एक सही इक्वेशन वही मानी जाएगी जिस पर ये नियम जो है या लॉ जो है वो अप्लाई होता है। अब इसमें देखें तो ये अप्लाई हो रहा है, इसमें देखें तो ये अप्लाई नहीं हो रहा है। कैसे, पहले इसमें बात करें। एक कैल्शियम जो है इसकी हम बात करें, इनका मोलिकुलर वेट या मास जो है वो कैसे निकाला जाता है वो आपको निकालना 9th क्लास में जैसे आ चुका है कि एक कैल्शियम मॉलिक्यूल जो एक कैल्शियम एटम जो होता है उसका मोलिकुलर वेट होता है एटॉमिक वेट होता है 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, एक एटम का है। अब इसमें देखें तो रिएक्टेंट जो है इनका मोलिकुलर वेट कितना होया, इसमें कैल्शियम है 1, तो कैल्शियम 1 है तो 1 गुणा 40, कार्बन भी 1
और ऑक्सीजन है 3, तो 3 गुणा 16 यानी टोटल हो गया 40, 12, 16 यानी 100 यूनिट्स मोलिकुलर वेट इनका है रिएक्टेंट का। प्रोडक्ट का देखें तो प्रोडक्ट में कैल्शियम दोनों में मिलाकर कितना है 1, कार्बन भी 1, तो कैल्शियम 1 है तो 1 गुणा 40, कार्बन दोनों में मिलाकर कितना है 1, तो 1 गुणा 12, और ऑक्सीजन दोनों में मिलाकर 1 इसमें और 2 इसमें, टोटल 3 हो गए, तो 3 गुणा 16 यानी 48, तो ये हो गया 100। तो ये दोनों इक्वल हैं तो ये इसे नियम का पालन कर रहा है, ये बैलेंस है। अब इस चीज को हम इस पर अप्लाई करें। एक नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट जो है वो होता है 14 और एक ऑक्सीजन का होता है, एक हाइड्रोजन का होता है 1। अब इस बेसिस पर देखें तो यहाँ पर रिएक्टेंट का मोलिकुलर वेट है, नाइट्रोजन 2 है तो 2 गुणा 14 यानी 28, और हाइड्रोजन 1 गुणा 2 यानी 2, यानी टोटल हो गया 30। और इस ओर देखें तो नाइट्रोजन है 1 यानी 14 और हाइड्रोजन है 3 यानी 3, 17। तो 30, 17 नॉट इक्वल, यानी ये केमिकल इक्वेशन जो है वो अनबैलेंस्ड है। अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस जो है वो करना जरूरी है क्योंकि इस पर मास ऑफ कंजर्वेशन लॉ जो है वो अप्लाई नहीं हो रहा है, तो इसलिए इनको बैलेंस करना जरूरी है। अब बैलेंस करने का तरीका जो है वो क्या होगा वो हम यहाँ पर हमें देखते हैं। तो एक एग्जाम्पल इसके लिए हम ले लेते हैं। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है तो उसके लिए एक विधि मेथड जो काम में ली जाती है वो है हिट एंड ट्रायल विधि। हिट करते हैं और फिर उसको ट्रायल करते हैं। एक शॉर्ट में जल्दी से थोड़ा एक एग्जांपल के रूप में देखते हैं। जैसे यही इक्वेशन जो हमने लिखा था, नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया बनाते हैं। अब इसको बैलेंस कैसे किया जाएगा? हिट एंड ट्रायल विधि में हिट किया जाता है, कोई निश्चित नियम वगैरह नहीं है, अलग अलग इक्वेशन के लिए ये अलग अलग टाइप से काम में आ सकती है। जैसे यहाँ पर हम जितने एग्जाम्पल करेंगे उतने ज़्यादा ये होते जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखें तो इसमें सबसे पहले तो लिख दें कि रिएक्टेंट जो है उनमें एलिमेंट कौन से हैं। इसमें एलिमेंट है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इसमें भी एलिमेंट है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। एलिमेंट तो वही रहेंगे, यूँ नहीं है कि नाइट्रोजन कोई ऑक्सीजन या कार्बन बन जाएगा, नाइट्रोजन रहेगा तो नाइट्रोजन ही। नाइट्रोजन यहाँ पर कितना है 2, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन भी 2, नाइट्रोजन यहाँ है 1, हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है 3। अब मोलिकुलर वेट दोनों और बराबर जो है या मास जो है वो दोनों और बराबर तभी हो सकता है जब दोनों और नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो क्या रहे बराबर, यानी एटम नाइट्रोजन के इस ओर जितने हैं उतने ही इस ओर होंगे, तभी मास ऑफ कंजर्वेशन रूल जो है वो इसके ऊपर अप्लाई होगा। तो ऐसे स्थिति में इसको बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करेंगे? जिस और संख्या कम है किसी एलिमेंट के एटम्स की उस ओर बढ़ाना है। जैसे नाइट्रोजन इस ओर 2 है इस ओर 1 है तो चेंज इस ओर करेंगे। और चेंज कैसे? इसको एक ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये इसके इक्वल हो जाए। अब 1 को इक्वल करना है 2 के, तो 2 बनाना है तो उसके लिए संख्या मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो नाइट्रोजन को मल्टीप्लाई किया हमने 2 से, तो वो 2 जो है वो उसके मोलिकुलर फार्मूला से पहले लिख देते हैं, टोटल जो मोलिकुलर फार्मूला है उससे पहले। अब हिट एंड ट्रायल, ये हमने 2 से हिट किया, 2 लिखकर हिट किया। अब ट्रायल करते हैं कि इसमें नाइट्रोजन कितने हैं। ये मोलिकुलर फार्मूला से पहले जो नंबर लिखा है ये इससे टोटल मोलिकुलर फार्मूला से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो भी 2 हो गए, हाइड्रोजन जो पहले 3 थे अब वो हो गए कितने 6। अब हाइड्रोजन इस ओर 6 एंड दिस साइड 2, तो इसको हमें 6 बनाना है तो इसके लिए इसको मल्टीप्लाई करें ऐसी संख्या से कि 6 आ जाए, वो संख्या होगी 3। हाइड्रोजन को 3 से गुणा किया है और रिएक्टेंट की ओर तो यहाँ पर 3 लिख दिया, ये फॉर्मूला बन गया। अब ये एक इक्वल केमिकल इक्वेशन जो है वो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। एक और एग्जांपल जैसे देखें H2O, इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो H2 + O2 ये बनते हैं। इस ओर हाइड्रोजन कितना है 2, इस ओर हाइड्रोजन है 2, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन है 1, इस ओर है 2, तो इस ओर हमें ऑक्सीजन को 2 करना है तो उसके लिए मोलिकुलर फार्मूला जो है उसका उससे पहले 2 लिख दें। अब यूँ नहीं है कि ये 2 हमें यहाँ पर लिख दें, ये गलत होगा, बीच में नहीं लिख सकते हैं, टोटल मोलिक्यूल से लिखना पड़ता, पहले लिखना है। अब हालांकि इस चक्कर में हाइड्रोजन जो है वो भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे और हाइड्रोजन कितने हो गए 4, ऑक्सीजन 2 हो गए 2 2 बराबर, हाइड्रोजन 4 हो गए। तो हिट एंड ट्रायल मेथड बस यही है, हिट करते हैं ट्रायल करते हैं, सही हो गया तो ठीक है, नहीं तो दोबारा हिट करें। अब हमें हाइड्रोजन को हिट करके
बैलेंस करना है। हाइड्रोजन है 2, इस और कितने हैं 4, इस और हैं 2, तो इस और 4 करें, यहाँ 2 लगा दें। अब ऑक्सीजन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ऑक्सीजन 2 2, हाइड्रोजन 4 4, ये बैलेंस हो गया। एक और देखें C3H8 प्लस O2 बनता है CO2 प्लस H2O। इसमें देखें, इसमें है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। पहले एक को पकड़ कर चलते हैं, एक को बैलेंस करते हैं। कार्बन है 3, यहाँ पर कार्बन टोटल में मिलाकर देख लें 1 है, तो इस 3 से इसको हम एक जो है इसको 3 करना है, तो 3 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। अब इसमें ऑक्सीजन है 3 दूनी 6, ठीक है, और यहाँ पर है 7। पहले हाइड्रोजन को देख लेते हैं। हाइड्रोजन है यहाँ पर कितने 8, यहाँ पर हाइड्रोजन है कितना 2, 8 करना है। इसको कैसे करेंगे, 2 को ऐसी संख्या से गुणा करो कि 8 आ जाए, क्या होगा 4, तो इससे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 8 हो गए। अब ऑक्सीजन देखें, ट्रायल करने के बाद में ऑक्सीजन है यहाँ पर 2 गुणा 3 यानी 6 प्लस 4 गुणा 1, कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब ये 1 है, तो 4 हो गए 10। इस और देखें तो कितने हैं 2, इस 2 को हमें 10 करना है, तो 2 को ऐसी संख्या से गुणा करोगे 10 आ जाए। 5, तो 5 से गुणा किया। अब ट्रायल कर लें लास्ट में, कार्बन 3 3, हाइड्रोजन 8 8 और ऑक्सीजन 10, और दोनों में मिलाकर इस और भी 10। अब ये केमिकल इक्वेशन जो है वो क्या हो गई, बैलेंस। तो यहाँ पर आज हमने केमिकल इक्वेशन वगैरह को बैलेंस कैसे करते हैं वो चीज़ हमने देखी। इसके अंदर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो उसको हम दोबारा से कर लेंगे, क्योंकि इसका कोई निश्चित नियम नहीं है। जैसे आप बार बार जितने ज़्यादा एग्जाम्पल इनके करोगे वो आपके सामने आते जाएंगे। इसके लिए आपको कुछ केमिकल इक्वेशन जो है वो आपको लिख देता हूँ मैं, उनको आप बोर्ड से उतार लें और आप घर पर उनको बैलेंस करने का प्रयास करें। हो जाए जितना होता है उतना आप प्रयास करें। कल हम अगली क्लास में उनको सबसे पहले बैलेंस कैसे किया उनके बारे में बताएंगे, आप उनको मिलान कर लेना और फिर से ट्राई करना। तो ये 8 केमिकल इक्वेशन जो है वो आपके सामने लिखे हुए हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद में पहले अपनी रफ कॉपी में उतार लें। बाद में एक एक इक्वेशन जो है उसको बैलेंस करके आप ट्राई करें, अपना प्रयास करें। कुछ इक्वेशन जो है वो नॉर्मल सीधी सी हैं, आसानी से बैलेंस हो जाएंगी, जिनके बारे में सबको करके देखने का प्रयास करें, बार बार अलग अलग तरीके से करके देखने का प्रयास करें कैसे होते हैं, उनको हमें बाद में सही केमिकल इक्वेशन जो है वो आपको हमें बता देंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।